हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय भीम। मैं आज रिप्रोडक्शन सिखाऊंगी। तो मैंने अभी एनसीईआरटी का आपका कोर्स देखा है, तो मैं उसी ऑर्डर में सिखाऊंगी ताकि आप लोग फिर उसी से रिलेट कर पाए। तो पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। अ, तो पहले क्या है कि हम अनाटमी देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स क्या होते हैं। तो एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है एंड उनमें मेनली जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, वो टेस्टिस में होता है। उसके अलावा जो भी पार्ट्स है वो सब अ, जो स्पर्म्स टेस्टिस में बनते हैं उनको वो इजैकुलेटरी डक्ट तक लेके जाती है। तो टेस्टिस के बाद एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, उसमें ग्लैंड्स भी आते हैं एंड देन इवेंचुअली इजैकुलेटरी डक्ट आता है। तो ये तो ओवरव्यू हो गया। तो अब उसमें स्पेसिफिकली वेयर लोकेशन क्या है, सो द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। मतलब अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें चाहिए कि एटलीस्ट स्पर्म्स अच्छे से मेच्योर हो, उसके लिए हमें अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो इसीलिए टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। Testes are divided, इसमें each testis is divided in 250 compartments known as testicular lobules। तो एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हो जाते हैं। अब टेस्टिस में दो मेन टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सेमिनिफेरस, एक होते हैं सर्टोली सेल्स और एक होते हैं लेडिक सेल्स। तो एक ट्रिक ऐसे होता है कि सर्टोली सेल्स या सेमिनिफेरस सेल्स से याद रखना है एस एस एन एस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स होते हैं जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड होते हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच आर लाइंड बाय सर्टोली सेल्स एंड उसी में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। एंड एक एक्स्ट्रा चीज ये भी है कि सर्टोरी सेल्स जो होते हैं वो एक चीज बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है कि ब्लड एंड जर्म सेल्स मतलब जो हमारे स्पर्म सेल्स है, उनको हमें सेपरेट रखना होता है, वरना हमारी बॉडी सोचती है कि ये जर्म सेल्स हमारे सेल्स नहीं है और इनको वो मारने लगती है। तो इसीलिए ब्लड टेस्टिस बैरियर मेंटेन करना पड़ता है, जो सर्टोली सेल्स का काम होता है। ठीक है, तो ये तो सर्टोली सेल्स हो गए। अब इसके बाद आते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि ये बनाते हैं टेस्टोस्टेरॉन। तो सर्टोली सेल्स हो गया, लेडिक सेल्स हो गया। लेडिक सेल्स से टेस्टोस्टेरॉन बनता है एंड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स होते हैं। तो ये सेल्स की बात हो गई। अब उसके बाद जो एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, तो पहले मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो इसमें हमें एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। तो पहले जो ये येलो कॉइल स्ट्रक्चर्स है, वो एक कॉइल को हम लॉब्यूल बोल रहे हैं, जिसको हमने बोला था कि कंपार्टमेंट्स है। अब वो लॉब्यूल्स की जो येलो येलो दिख रहा है वो ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब उनको, ये स्क्रीन दिख रही है ना? ओके। फिर यही बाद में इनके जो डक्ट्स होते हैं वो जॉइन करके ये रेटिटेस्टिस बनाते हैं। तो बेसिकली एक ऐसे समझो जैसे पाइपलाइंस होती है ना, जैसे छोटे घर से पहले पाइप्स निकलती है, फिर मेन पाइपलाइन में जाती है, फिर वो सिटी के या मतलब सिटी के बाहर जो और भी बड़ी पाइपलाइन है उसको ज्वाइन करती है। तो वैसे ही है, ये एक एक स्मॉल पाइपलाइंस है, देन वो जाके रेटिटेस्टिस बनाते हैं। रेटिटेस्टिस के बाद वो इफरेंट डक्ट्यूल्स बनाएंगे। इफरेंट डक्ट्यूल्स से बाद में ज्वाइन होके देन एपिडिडेमिस बनता है एंड एपिडिडेमिस में ही अपना डक्टिस डेफरेंस या वास डेफरेंस जिसे बोलते हैं वो होता है। तो पहले लॉब्यूल्स होते हैं, लॉब्यूल से रेटिटेस्टिस निकला, रेटिटेस्टिस से इफरेंट डक्ट्यूल्स निकले एंड देन बाद में वो और वो सब ज्वाइन होके एक डक्ट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं वास डेफरेंस। एंड देन वास डेफरेंस आगे जाके हम देखेंगे कि वो इवेंचुअली जाके
इजैक्यूलेटरी डक्ट में ज्वाइन हो जाता है। तो अ, ठीक है, फिर तो पूरा जो डक्ट वाला पार्ट होता है वो हमने देख लिया। फिर बाद में, हाँ, तो फिर एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डेफरेंस, एंड देन वास डेफरेंस जो डक्ट्स होती है, तो एक्सेसरी डक्ट्स होती है, इसमें एक सेमाइनल वेसिकल होता है, एक प्रोस्टेट होता है। एंड अगर और डिटेल में देखेंगे तो अ, इसमें, एक सेकेंड, हाँ, काउपर्स ग्लैंड भी आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी आता है, एंड ऑब्वियसली सेमाइनल वेसिकल आता है। तो बाद में जब ये एपिडिडेमिस आगे जाता है, मतलब वास डेफरेंस बनाता है, उधर फिर ये 3 ग्लैंड्स होते हैं अलग अलग, वो उनमें सिक्रीशंस डाल के एंड इवेंचुअली जो इजैक्यूलेटरी डक्ट से सीमेन निकलता है उसमें सब चीजों के कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब स्पर्म्स होते हैं जो टेस्टिस से आते हैं, एंड ये 3 डक्ट्स के सिक्रीशंस होते हैं, एंड देन वो जाके फाइनल सीमेन का कॉम्पोजिशन बनाता है। उसके बाद हम किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बीच में मुझे इंटरप्ट करके आप पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे एक बारी बता दो कि आपने क्वेश्चन पूछा है या हैंड रेज करा है, तो मेरे को, मैं देख लूंगी। किसी को कोई डाउट है क्या अभी, या मैं अगर बहुत फास्ट जा रही हूँ तो मेरे को बता दो। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ठीक है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल्स में टेस्टिस होता है, हमारे में ओवरीज होते हैं। तो फीमेल की ओवरीज आर इनसाइड द बॉडी, मतलब वी डोंट नीड कि उसमें टेम्परेचर का कोई डिफरेंस हो, तो वो अंदर ही होती है। एंड ओवरीज के अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे जो हाँ, उसके बाद आते हैं हमारी फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस, यूट्रस से सर्विक्स, एंड देन वेजाइना, एंड देन एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू हो गया। सो ओवरीज जो होते हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वहीं पे गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। तो जैसे टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहा था, ओवरीज में ओवम बनेगा। ठीक है, तो ओवरी को हम डिवाइड करते हैं, जैसे वहां पे हम उसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहे थे। ओवरीज आर डिवाइडेड इनटू, एक पेरिफेरल जोन होता है जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो बाहर की तरफ होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और जो इनसाइड होता है वो हम उसको मेडुला बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि फेलोपियन ट्यूब्स आती हैं। फेलोपियन ट्यूब्स बेसिकली ओवरीज एंड यूट्रस को कनेक्ट करती हैं। तो ओवरी से जब ओवम निकलता है, 1 ओवम इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो ओवम जाता है थ्रू द फेलोपियन ट्यूब, और फिर वो यूट्रस में आता है। फेलोपियन ट्यूब्स के भी पार्ट होते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स इज अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर। तो ओवरी के बाद वाला जो पार्ट होता है वो फिम्ब्रे होता है। फिम्ब्रे बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो वो जो ओवम निकलता है उसको कलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, तो वो उसको कलेक्ट करता है, जैसे हाथ से, जैसे अगर हम ऐसे करें तो वो पकड़ता है ना। फिर इनफंडिबुलम आता है, एक एम्पुला करके रीजन आता है, फिर इस्थमस आता है। सो एम्पुला जो होता है वो उसका डायलेटेड पार्ट होता है ट्यूब का। तो एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, वो एम्पुला में होता है। तो इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि एम्पुला डायलेटेड पार्ट है, मतलब वो थोड़ा बड़ा है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होना है, जो बहुत एक जो बड़ा इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो वहीं होगा जहाँ उसको जगह मिलेगी, तो वो एम्पुला में होता है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट नीचे आता है यूट्रस की तरफ, और अगर नहीं भी होता है तो भी ओवम नीचे आता है। तो ये फेलोपियन ट्यूब्स के पार्ट हो गए, है ना। फिर यूट्रस आता है। सो यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसका हम लोग बोलते हैं कि इन्वर्टेड पेयर शेप्ड होता है। मतलब अगर हम एक पैर लेंगे जो नाशपाती होता है, उसको उल्टा रखते हैं, तो एक समझ लो ट्रायंगल को उल्टा रखते हैं, तो वैसा टाइप का उसका शेप है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। एंड देन
उसके बाद सर्वाइकल कनाल आता है या सर्विक्स, एंड देन उसके बाद वेजाइना आता है। तो बिकॉज ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये बहुत ही डिस्टेंडेबल होता है यूट्रस। तो इसीलिए जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो हम देखते हैं कि वो कितना उसमें डिस्टेंडेबिलिटी का पोटेंशियल रहता है, कि वो कितना डिस्टेंड हो सकता है। तो उसमें उसके लेयर्स होते हैं। बाहर का जो आउटर मेम्ब्रेनस लेयर होता है वो पेरीमेट्रियम होता है। बीच में जिधर स्मूथ मसल्स होते हैं, जो थिक होता है, वो मायोमेट्रियम होता है। और जो इनर पार्ट है वो एंडोमेट्रियम होता है। तो एंडोमेट्रियम इज द वन जहाँ पे मंथली साइक्लिकल चेंजेस एंड हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंड उसी की शेडिंग होती है हर महीने। तो बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में एम फॉर एम याद रखना, मायोमेट्रियम मसल लेयर, एंड देन इनसाइड में ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम होता है, जो बेसिकली जिसकी शेडिंग होती है एवरी मंथ। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देख लिया कि ठीक है, फिर यूट्रस, फिर सर्विक्स, फिर वेजाइना, फिर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया आ जाता है। तो उसमें पार्ट्स होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लिटोरिस होता है। तो एक बारी उसका मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, एंड एक बारी मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव के तो ठीक है हमने देख लिए थे, फीमेल का एक बारी मैं डायग्राम दिखा शेयर स्क्रीन। हम्म हम्म। तो जैसे ये है, हाँ। तो इसमें हमें यूट्रस की ये एक साइड से व्यू है। जैसे अगर हम बॉडी को क्या बोलते हैं, सेजाइटल सेक्शन में काटेंगे, मतलब ऐसे बीच में से काटेंगे, तो साइड से हमें ये दिखेगा। तो यूट्रस है, ये यूट्रस से दो ट्यूब्स निकल रही है, फेलोपियन ट्यूब्स, फिर वहां पे ओवरी है। यूट्रस को एंड वेजाइना को कनेक्ट करता है सर्विक्स, है ना। तो यूट्रस का कंटिन्यूएशन में ही सर्विक्स आता है, यहाँ पे इन्होंने लेबल नहीं कर रखा। एंड देन उसके नीचे वेजाइना आता है। सो हाँ, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन और भी इसमें क्लियरली दिख रहा है। एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का भी एक बार। तो अभी जैसे हमने बोला कि लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लिटोरिस, एंड ये हाइमेन है, एंड ओपनिंग ऑफ वेजाइना। तो ये तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया हो गया। इंटरनल भी हमने देख लिया, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने मैमरी ग्लैंड्स का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसमें ये भी बता देती हूँ मैं। तो मैमरी ग्लैंड्स आर लाइक एक्सेसरी ग्लैंड्स, है ना। तो बेसिकली ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स प्यूबर्टी में आके उनमें चेंजेस होते हैं जब उनकी ग्रोथ होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो उसमें भी एक ग्लैंडुलर कंपोनेंट रहता है और एक डक्टिल कंपोनेंट रहता है। तो मतलब ग्लैंडुलर मतलब जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, एंड डक्टिल मतलब जहाँ जो वो मिल्क को बाहर लेके जाता है। तो अ, ठीक है, वो डायग्राम में आप देख सकते हो। तो उसमें भी एज यूजुअल, मतलब जब भी हम एनाटॉमी स्टडी करते हैं तो वो एक पार्ट को हम उसको हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। तो इसमें मैमरी लोब्स होते हैं, लोब्स के साथ फिर डक्ट होते हैं, ज्वाइन करते हैं, एंड देन वो आगे जाके फिर लैक्टिफेरस डक्ट्स बनाते हैं, एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट्स का जो एंड पॉइंट होता है वो निपल में होता है। तो मेनली ऑब्वियसली मैमरी ग्लैंड्स का बेसिकली लैक्टेशन में ही वो फिजियोलॉजिकली यूज होता है। तो अभी वो बाद में जब हम पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन पढ़ेंगे तब मैं उसमें बताऊंगी कि उसमें हॉर्मोन्स का इन्फ्लुएंस कैसे रहता है। अ, ठीक है, तो फिर इसके बाद हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, एंड फीमेल्स में oogenesis होता है। तो मेल्स में क्या होता है कि हाँ, मेल्स में जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनिस का, वो प्यूबर्टी पे ही जाके स्टार्ट होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो एक मेल जर्म सेल होता है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया
इज प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना। तो ये बेसिकली जब तक आप प्यूबर्टी हिट करते हो तब तक वो सिर्फ माइटोटिक डिवीजन, मतलब जब प्यूबर्टी होती है तो स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है? माइटोटिक मीन्स कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो रिटेन करके रखते हैं। तो अगर 46XY है तो हम माइटोटिक डिवीजन जब करते हैं तो हम उसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम अगर इट्स लाइक हम जैसे जेरोक्स करवाते हैं तो एक ही पेपर, मतलब वो सेम रहता है क्रोमोसोमल नंबर। जब मियोसिस होता है तब वो हाफ हो जाता है। तो शुरू में जैसे नंबर बढ़ाने के लिए पहले सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है स्पर्मेटोगोनिया का, है ना। उसके बाद तो वो ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं अभी भी। उसके बाद क्या होता है कि दे विल मैच्योर एंड दे विल फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं इनमें मियोसिस होता है। अब मियोसिस हमें पता है कि रिडक्शन डिवीजन होता है। दैट मीन्स कि उसमें शुरू में जब अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो एंड में जाके सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, है ना। तो पहले मियोसिस वन होता है। मियोसिस वन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स। एंड देन सेकेंड में फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है जिससे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो पहले स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर मियोसिस वन हुआ जिसमें डिवीजन जो हैप्लॉइड डिवीजन होता है तो 23 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। एंड उसके बाद उनमें दो दो स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो टोटली 1 स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, है ना। एंड व्हाट, इसमें क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड्स। तो बिकॉज हमें पता है कि ये हैप्लॉइड डिवीजन है तो इसमें इनिशियली अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो भी अभी मैच्योर स्पर्म्स नहीं होते हैं। तो बेसिकली वो टेस्टिस में रहते हैं, अराउंड 70 to 80 डेज लगते हैं, फिर उनमें मैच्योरिटी आती है, फिर उसमें तब जाके वो फाइनली स्पर्म्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स मैचुरेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स। ठीक है। एंड ये इसमें दो हॉर्मोन्स का रोल होता है। uh, तो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है ना। एंड देन वो जाके पिट्यूटरी पे काम करता है। पिट्यूटरी से दो और हार्मोन्स निकलते हैं, लूटेनाइजिंग हार्मोन्स एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो गोनाडोट्रोफ जो भी रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं ना, जिनमें भी GnRH, जो भी RH वाले होते हैं वो हमेशा हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके LH एंड FSH निकल रहा है। सो L फॉर L याद रखना है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज एक्टिंग ऑन लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स पे हमने कहा था कि टेस्टोस्टेरॉन बनाता है, तो लूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा एंड वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल मीन्स कि यहाँ पे फॉलिकल का मतलब यही होता है कि स्पर्म्स, या फिर जब हम फीमेल वाला देखेंगे तो उसमें ओवम। तो फॉलिकल FSH विल बी एक्टिंग ऑन द स्पर्म्स। तो वो स्पर्म का मतलब वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। तो ये ऐसे में दोनों हार्मोन साथ में काम करके स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। फिर एक बारी बस स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं शेयर कर देती हूँ। हम्म। अ, मैंने यही वाला डायग्राम खोला था कि ज्यादा डिटेल में हमें देखने की जरूरत नहीं है जितना एनसीईआरटी में दिया हुई। तो बेसिकली स्पर्म होता है, उसमें एक हेड पार्ट होता है ऊपर वाला, फिर एक नेक होती है एंड देन टेल आती है। स्पर्म के हेड में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है एक्रोसोम। एंड वो ही बाद में जाके हम देखेंगे कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि एक्रोसोम में बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो
ओवम को पेनिट्रेट करते हैं, वो हम फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। तो ये एक्रोसोम है। फिर एक हेड होता है जिसमें न्यूक्लियस रहता है, देन एक नेक पीस होती है, एंड देन टेल होता है। सो नेक होता है, देन मिडिल पीस, देन टेल। तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। इसमें स्पर्म्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज स्पर्म्स को बहुत एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो फीमेल जेनाइटल सिस्टम में ट्रैवल कर पाए। तो उनको वेजाइना से लेके एम्पुला तक जाना होता है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट रहता है। एंड इसी में जो हमने वो सिक्रीशंस की बात कर रहे थे, जो काउपर्स एंड प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल्स के सिक्रीशंस होते हैं, वो इसी में स्पर्म को हेल्प करते हैं कि वो उसे फ्रक्टोज देते हैं एंड एटीपी देते हैं, बेसिकली उनको न्यूट्रिशन देते हैं ताकि स्पर्म्स वहां से वहां तक पहुंच पाए, है ना। तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर हमने देख लिया, एक्रोजोम होता है। एक इजैकुलेशन में ह्यूमन मेल विल इजैकुलेट अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। एंड बाद में जाके एमबीबीएस में आप लोग पढ़ोगे कि उसमें फिर जब सीमेन एनालिसिस रहता है, तो वो जब इनफर्टिलिटी हम लोग डायग्नोज करना चाहते हैं, तो सीमेन एनालिसिस में अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि स्पर्म नंबर, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी। वो सब अभी डिटेल में नहीं करने की जरूरत, बट इसमें आप ये याद रखो कि 200 to 300 स्पर्म्स पर इजैकुलेट होता है, जिसमें से एटलीस्ट 60% शुड हैव नॉर्मल शेप। मतलब 60% का शेप नॉर्मल होना चाहिए, एंड 40% मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। मतलब 40% की मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वही बोला कि वजाइना से लेके हमें एम्पुला तक पहुंचना है, तो इसलिए हमें चाहिए कि मोटिलिटी एटलीस्ट 40% की ठीक होनी चाहिए। ठीक है, फिर oogenesis देखते हैं। ठीक है, oogenesis, तो मेल्स में हमने देखा कि प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, बट फीमेल्स में इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है oogenesis। एक सेकंड। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में oogonia होता है। मेल्स में हमने क्या बोला था कि जैसे स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ पे oogonia है। एंड हाँ, स्पर्मेट oogonia होता है। तो अगेन oogonia में भी माइटोसिस होता है। वहां पे भी पहले स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस हो रहा था, यहाँ पे भी oogonia का माइटोसिस हो रहा है। वहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था, यहाँ प्राइमरी oocyte बन रहा है। तो प्राइमरी oocyte बनेगा, उसके बाद मियोसिस वन होगा, बट मियोसिस वन में इट विल गेट अरेस्टेड। कौन से स्टेज पे होता है? देखो, मियोसिस के स्टेजेस होते हैं। तो मियोसिस वन में इट विल गेट स्टेज इन, मतलब वही सेल Please. डिवीजन के जो स्टेजेस होते हैं। हेलो, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ अभी मैंने नहीं कर रखा, कोई नहीं, अभी कुछ है नहीं। मैं दिखाऊं क्या? वो एनसीईआरटी खोल के रखूं? जी मैम। अच्छा ठीक है, मैं खोल देती हूँ। ठीक है, मेरे को लगा कि मैं खोल देती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है? हाँ। ओके ठीक है। हाँ, तो वहां पे जो हम oogonia था, यहाँ पे वहां पे जो स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ oogonia है। तो माइटोसिस हुआ, फिर प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस वन होने लग गया, वो डिप्लोटीन स्टेज में जाके अरेस्ट हो गया। वो आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो आप लोग लिख लो इसको कहीं पे कि मियोसिस वन में शुरू तो हुआ, बट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज में जाके वो रुक जाता है, उसके आगे वो नहीं जाता है। तो ये जो होता है, जहाँ पे ये पॉज होता है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज में, है ना, मियोसिस वन के बाद, इसको हम बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल, इस इधर प्राइमरी फॉलिकल लिखा है, ठीक है, जो वो सेम ही चीज है। इट इज बेसिकली जो प्राइमरी oocyte है, उसमें अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल होता है। तो जब हम पैदा होते हैं ना, तब हमें ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स रहते हैं या प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं ओवेरियन रिजर्व। ओवेरियन रिजर्व मतलब हमारी ओवरीज का रिजर्व क्या है, मतलब कितनी ओवम्स है हमारे में। तो
ये होता है एट बर्थ वी आर बोर्न विथ अराउंड 1 to 2 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स। फिर प्यूबर्टी में जाके हमारे में सिर्फ 60 to 80 थाउजेंड प्राइमरी फॉलिकल्स बचती है। ठीक है। तो प्यूबर्टी जो प्रोसेस मेल्स में प्यूबर्टी में स्टार्ट हो रहा था, हमारे में इंट्रा यूट्राइन लाइफ से ही स्टार्ट हो गया है। एंड प्राइमोडियल फॉलिकल्स में आके हम प्राइमरी फॉलिकल्स में आके अब हम रुक गए प्यूबर्टी में। जब प्यूबर्टी आती है, मतलब जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब जाके प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स में गेट सराउंडेड बाय प्राइमरी फॉलिकल्स पहले सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, है ना, एंड देन सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनेगा, जिसमें टर्शरी फॉलिकल को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, जब उसमें फ्लूइड आ जाता है, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। तो उसमें हम बोलते हैं कि ये टर्शरी फॉलिकल बन गया है। एंड जब उसमें डिवीजन होता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है ना। इसमें इन्होंने डायग्राम दे रखा है ना, हाँ ये रहा। ठीक है। तो ये प्राइमरी फॉलिकल था, फिर सेकेंडरी, तो ठीक है। टर्शरी फॉलिकल अगर वो लेबलिंग दिखाएंगे कभी भी, तो टर्शरी फॉलिकल में याद रखना कि एंट्रम होगा उसमें, है ना, तो वो टर्शरी फॉलिकल है। देन ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ग्राफियन फॉलिकल मतलब जो टर्शरी फॉलिकल है उसमें और भी मैचुरेशन हो गया, तो ग्राफियन फॉलिकल बनता है। मतलब बेसिकली जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं ओवम के ही, वो ही उसको जाके वही, मतलब वो उसको जाके और सपोर्ट देने लग जाते हैं एक तरीके से। तो वो ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। एंड एवरी मंथ सिर्फ एक ही ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर होता है। तो वो जो ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर होता है वो मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल्स मेच्योर होते हैं एवरी मंथ, उनमें से एक डोमिनेंट होता है, वो ग्राफियन फॉलिकल होता है। एंड जो फिर वो ही जाके उसी का ओव्यूलेशन होता है। ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल का ओव्यूलेशन हुआ एंड देन ओवम निकल गया। ओवम से जो बचता है वो होता है कॉर्पियस लुटियम। कॉर्पस लुटियम का हम सिग्निफिकेंस देखेंगे, पहले एक बारी बस वो हाँ मैं बस ये एक बारी, हाँ ये डायग्राम देख लो तो एक कंपैरिजन हो जाएगा। तो वो मैं वही बोल रही थी, देखो यहाँ फीटल लाइफ में ऊगोनिया, ऊगोनिया से माइटोसिस हुआ 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 प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, बट वो डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज में पॉज हो जाता है। उसके बाद ठीक है, बर्थ चाइल्डहुड हुआ, प्यूबर्टी में आके ही वो कंप्लीट होता है, जिससे हमारा सेकेंडरी oocyte बनता है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है वो रिलीज होती है प्यूबर्टी में। एंड उसके बाद सेकेंडरी oocyte के बाद ठीक है ओवम निकलता है। एंड ये जो हम सेकेंड पोलर बॉडी होते हैं ना, वो भी होता है ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो ये थोड़ा डिटेल में है, बट बेसिकली सेकेंड पोलर बॉडी इज ओनली रिलीज एट फर्टिलाइजेशन, अदरवाइज सेकेंड पोलर बॉडी भी नहीं रिलीज होती है। ठीक है। तो एक ये भी कंपैरिजन में ये याद रखना है कि देखो, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड्स या फिर स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स बन रहे हैं। बट एक आ, हाँ इसमें भी, हाँ सॉरी, तो ठीक है ओगोनिया से भी यहाँ पे ओवम बन रहा है। ठीक है। मेजर डिफरेंसेस, ठीक है। हाँ नहीं, सॉरी मैं वही बोलना चाह रही थी कि एक प्राइमरी उस साइड, एक ओगोनिया से फर्स्ट पोलर बॉडी, हम्म, हाँ एक प्राइमरी उस साइड से हमें एक ही ओवम मिल रहा है, जबकि यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें 4 स्पर्मेटोजोआस मिल रहे हैं। ये एक डिफरेंस रहता है। बट ऑल ऑफ देम आर हैप्लॉइड, मतलब 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। पहले शुरू में 46 होते हैं, मियोसिस के बाद वो जाके 23 हो जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या?
मैं आगे करूं या कोई डाउट है तो प्लीज मुझे पूछ लो अभी। ओके। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब भी ये ओवरीज में ये हो रहा होता है, हमारी एंडोमेट्रियम में अलग चेंजेस हो रहे होते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो प्यूबर्टी में होते हैं हम उसको मेनार्क बोलते हैं। एंड जो लास्ट होता है वो मेनोपॉज होता है, मतलब मेनोपॉज के बाद हमारे मेंसेस रुक जाते हैं। सो अप्रोक्सीमेट हम लोग एवरेज साइकिल लेंथ बोलते हैं 28 to 29 डेज। एंड जो हम कन्वेंशनली जब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल वी जो डे वन होता है वो होता है फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस। तो एक वो साइकिल का ग्राफ। यहाँ पे है ना, कहाँ ये रहा। अच्छा अभी वो खुल नहीं रहा है, मैं तब तक बताती हूँ। तो हाँ ये रहा। तो जो डे वन होता है वो मेंसेस का डे वन होता है जब शेडिंग हो रही होती है। एंड ऐसे करके हम लोग बोलते हैं कि 28 डेज की साइकिल होती है। हम्म, ठीक है ये वाला। तो ठीक है। तो 28 डेज की जो साइकिल होती है उसको बेसिकली हम डिवाइड करते हैं टू फेजेस में। एक होता है फॉलिकुलर फेज और एक होता है लूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज में जो प्रिडोमिनेंट हार्मोन होता है वो होता है ईस्ट्रोजन। तो जो फर्स्ट 14 डेज होते हैं, मतलब डे वन या डे जीरो से डे 14 तक, हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। उसमें जो प्रिडोमिनेंट हार्मोन रहता है वो ईस्ट्रोजन है। एंड जो सेकंड फेज होता है, मतलब जो लूटियल फेज होता है, उसमें जो मेन हार्मोन रहता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। सो बेसिकली फर्स्ट 1 to 4 डेज या 1 to 5 डेज उसमें शेडिंग होती है ना। एंड देन उसके बाद, क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो शेडिंग हुई, उसके बाद फिर से यूट्रस एंडोमेट्रियम को तैयार करने में लग जाता है। तो डे 4 के बाद जैसे हम देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला है वो एंडोमेट्रियल साइकिल है, मतलब वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बता रहा है। डे 4 से चालू होते होते वो उसको प्रिपेयर करेगा कि जब ओवम निकलेगा उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो एंडोमेट्रियम शुड बी प्रिपेयर्ड। तो वो उसको उसकी ग्रोथ करवाएगा। तो इसमें अगर हम देख रहे हैं जो हार्मोनल लेवल्स है, जो येलो वाला लाइन है, उसमें हम देख रहे हैं कि ईस्ट्रोजन का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इसी वाले फेज में है। एंड जो जो टॉप में दे रखा है वो है कि ओवरी में क्या हो रहा है। सो ओवरी में भी फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब जो हमने कहा था जो प्राइमरी oocyte था उससे सेकेंडरी बना, फिर टर्शियरी बना जिसमें एंट्रम था, फिर वो ग्राफियन फॉलिकल बन के जो मिड साइकिल होता है डे 14 पे, वो ग्राफियन फॉलिकल जब बर्स्ट करता है तो उससे ओवम निकलता है ना। एंड वो इन्फ्लुएंस होता है एलएच के अंडर। तो ये जो एलएच है जिसे हम लूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे कि हाइपोथैलेमस से जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा था वो पिट्यूटरी पे जाके एक्ट कर रहा था, जिससे दो हार्मोन निकल रहे थे, एफएसएच एंड एलएच। सो ये जो एलएच हार्मोन था जो मेल्स में लेडिक सेल्स पे एक्ट कर रहा था, वो यहाँ पे फीमेल्स में क्या काम रहता है लूटनाइजिंग हार्मोन का, कि वो ओव्यूलेशन करवाता है। तो इसे हम बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज जब होता है उसके अराउंड 24 to 36 आवर्स बाद ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन हुआ उसके बाद ईस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा बहुत
आई मीन एक सडन डिप होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन का काम थोड़ा सा कम हो जाता है अभी, एंड प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई हो जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई क्यों हो रहा है? बिकॉज जो हमने बोला था, मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्पस लुटियम होता है उसका फंक्शन क्या होता है बाद में, कि वो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है। तो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकला वो कॉर्पस लुटियम बन जाता है, एंड अब उसका फंक्शन होता है कि मैं प्रोजेस्ट्रॉन निकालूंगा, तो वो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता रहता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन के साथ जो हम देख रहे हैं डे 14 से डे 28 लूटियल फेज में एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होता है, मतलब वहां पे ग्लैंडुलर ग्रोथ हो रही है, वो प्रिपेयर उस मतलब इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो उसी को प्रिपेयर करता रहता है। बट बेसिकली अब डे 14 और डे 18 के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम मतलब जो कॉर्पस लूटियम होता है वो उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स डिप होने लग जाते हैं, क्योंकि बाद में जब हम देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हम देखते हैं कि कॉर्पस लूटियम कैसे आगे प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाता है। बट बेसिकली अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम एक पॉइंट के बाद काम नहीं कर पाएगा, तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिरने लग जाते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल भी गिरने लग जाते हैं, एंड जब ये दोनों लेवल्स गिरते हैं उसी टाइम हमारा मेंसेस चालू हो जाता है। सो इससे वो ग्राफ अगर क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया हो। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मैम वो सेकेंडरी oocyte को ओवम बोल सकते हैं क्या? हाँ, सेकेंडरी oocyte को ओवम बोल सकते हैं, सेकेंडरी oocyte को ओवम बोल सकते हैं, हाँ। सेकेंडरी oocyte जब मैच्योर हो जाता है तो ओवम ही होता है, तो ऑलमोस्ट हाँ वो बोल सकते हैं ओवम ही होता है बेसिकली। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ये हॉर्मोन्स का लेवल सबको समझ में आ गया कि उनका क्या इन्फ्लुएंस रहता है। मैम प्रोजेस्टेरॉन कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम से निकलता है। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? लूटिनाइजिंग एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। तो इसीलिए इसमें जो ग्राफ है ना अभी खुला, ये पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है जो एफएसएच एंड एलएच है ना, ये ओवेरियन हॉर्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो शुरू में जो फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल थी, जो ग्राफिन फॉलिकल था मैच्योर फॉलिकल था, उसमें से ईस्ट्रोजन ही निकल रहा है ना, या ओवरी से भी ईस्ट्रोजन निकल रहा है, एंड देन बाद में जब वो कॉर्पस लूटियम बन जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। एंड जब दोनों का डिप हो जाता है बिकॉज कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट होने लग जाता है तो हमारी मेंसेस चालू हो जाते हैं, शेडिंग होने लग जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सो एवरी मंथ हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती चलती रहती चलती रहती है। फिर आफ्टर कॉपुलेशन जब सीमेन इज रिलीज्ड है ना इनटू द वेजाइना, फिर जो मोटाइल स्पर्म्स है वो जाके सर्विक्स के मतलब वेजाइना से सर्विक्स यूट्राइन कैविटी एंड देन जाके फेलोपियन ट्यूब जाते हैं। सो फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला में जाके अगर उसी टाइम ओवम भी रिलीज होता है तो उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक मिड साइकिल में आफ्टर अराउंड मिड साइकिल जब ओवम रिलीज हो जाता है उसके बाद यू हैव अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स जब आपका ओवम ओवम की लाइफ रहती है, तो उस टाइम पे अगर कॉपुलेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। सो ऐसे में आप मान सकते हो कि एक साइकिल में बेसिकली अराउंड सिर्फ 48 आवर्स होते हैं व्हेन यू कैन गेट व्हेन फर्टिलाइजेशन कैन हैपन। तो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है ना। ये जो सारे सिक्रीशंस होते हैं स्पर्म को हेल्प करते हैं, एंड जो एक्रोसोम होता है ना, एक्रोसोम जो हमने कहा था जो हेड ऑफ द स्पर्म में रहता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं।
अब जो ओवम होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन होता तो ओवम के अराउंड एक जोना पेलिस्यूडा होता है ना, एंड उसके अराउंड फिर एक सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटर रहता है। तो बेसिकली जो जोना, जो ये सारे लेयर्स हैं, उनको स्पर्म्स, उसको स्पर्म्स हैव टू पेनिट्रेट थ्रू ऑल द लेयर्स। तो वो इतना इजी प्रोसेस नहीं रहता है। एंड इसका बेसिकली ये क्यों इतना डिफिकल्ट रहता है, ताकि मतलब एक ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे। क्योंकि अगर एक ओवम में दो तीन स्पर्म आ जाएंगे तो फिर तो वो मतलब जाइगोट फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इवेंचुअली एंड में सिर्फ एक ही ओवम, वन ओवम, मतलब एक ओवम इज फर्टिलाइज बाय ओनली वन स्पर्म। तो ये स्पर्म आया, है ना, जोना पेलिसुडा को अगर वो पेनिट्रेट करता है, देन इट विल इंड्यूस अ चेंज, ताकि एडिशनल स्पर्म्स नहीं आ पाए, है ना। तो एक स्पर्म आया, उसने जैसे ही पेनिट्रेट करा ओवम में, समझ लो गेट जैसे गेट बंद हो जाते हैं, तो बाकी और स्पर्म्स कोई भी नहीं आ सकते। एंड एक्रोसोम ने हेल्प करा कि वो उसे पेनिट्रेट कर देगा, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन आए कि जोना पेलिसुडा का क्या काम होता है, तो इट इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी वुड मीन कि मोर देन वन स्पर्म इज पेनिट्रेटिंग द ओवम। फिर हाँ, जो ये था, द मियोटिक डिवीजन, जो सेकेंडरी oocyte जो था ना, जिसमें हमने बोला था कि सेकेंडरी पोलर बॉडी जो निकलती है, दैट ओनली हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना। सो द सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड, सेकेंडरी पोलर बॉडी निकलता है, and then zygote band fuse together to sperm and the ovum fuse together to form a diploid zygote। diploid कैसे हुआ? बिकॉज वहां पे भी 23 थे, क्योंकि हैप्लॉइड, दोनों सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, तो जब दोनों का फ्यूजन होता है तो डिप्लॉइड हो जाता है। फिर ठीक है, सेक्स ऑफ द बेबी के लिए देखो, स्पर्म्स आर 23x या फिर 23y, एंड फीमेल्स में हमेशा 23x ही होता है। सो बेसिकली सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटर्मिन्ड बाय द स्पर्म। सो 23x, ओवम ऑलवेज 23x होगा। अब स्पर्म होगा 23x या फिर 23y। तो कौन सा स्पर्म आय के ओवम को पेनिट्रेट करेगा, उसी उसी के बेसिस पे सेक्स ऑफ द बेबी डिसाइड होता है। एंड अगर हम ये वो चार्ट बनाए, मतलब क्या, जो 2x2 वाला, जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसका जो वो डायग्राम बनाते हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। तो ट्यूनेस उसमें हम से। देख हाँ हाँ, तो उसमें हम देखेंगे कि 50% चांसेस होते हैं कि फीमेल हो, एंड 50% चांसेस हो कि मेल होता है। अ, मैं एक बार बना के दिखा दी। इसमें दिखेगा क्या? ठीक है, 23x, 23x, 23y, 23y, 46x। हेलो। हाँ, मैं दिख रही हूँ क्या? हेलो। यस मैम। यस मैम। ये दिख रहा है क्या पेपर? मेरे को एक्चुअली मेरी खुद की इमेज ही नहीं दिख रही है। थोड़ा यस मैम। पास में या पीछे करूँ? थोड़ा लेफ्ट साइड मैम। दिख रहा है अभी? मेरे को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, मेरा कैमरा नहीं दिख रहा एक्चुअली, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें अगर, आई होप सबको दिख रहा हो, मेरे को एक बार बता दो। ये देखो, ये 23x है, ये फीमेल से है, और 23x भी फीमेल, मतलब फीमेल से मैंने बताया कि सिर्फ 23x होता है। ये मेल का है, मेल में बेसिकली 23y भी बन सकता है, 23x भी बन सकता है। तो जब इसमें देखो, जब हम लोग वो करते हैं, जो ये स्क्वायर बनाते हैं, तो 50-50% चांस की रहता है कि मेल, क्योंकि 23xy 23xy यहाँ पे हुआ,
तो ये 50% चांस होता है कि जो जाइगोट होता है वो मेल होगा, एंड यहाँ पे 50% चांस होता है कि जाइगोट फीमेल होगा। ठीक है। हम्म, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट इज, उसके बाद उनमें यही सेल्स में डिवीजन होता है एंड डिवाइड होके मतलब और ये बड़ा बनता रहता है। तो बेसिकली बेसिकली पहले वन सेल से टू, टू से फोर, 18, 16, 16 स्टेज वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर, है ना। एंड देन उसके बाद ब्लास्टोमियर के बाद बनता है मॉड्यूला। एक सेकेंड। हाँ, ब्लास्टोमियर, है ना, जो 16, 8 टू 16 वाला स्टेज रहता है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूला। देन मॉड्यूला के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट। सो ब्लास्टोसिस्ट वाला जो होता है वो ही जाके इम्प्लांट करता है। तो बेसिकली पहले जाइगोट था, है ना, जाइगोट से डिवाइड होता गया पहले मॉड्यूला बना। मॉड्यूला इज 16, 8 टू 16 बोल सकते हैं। मॉड्यूला के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट इज द वन जो जाके इम्प्लांट होता है। एंड ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि इनर सेल मास रहता है एंड एक ट्रोफोब्लास्ट रहता है। सो इनर सेल मास जो होता है वो जाके इवेंचुअली फीटस बनाता है, एंड जो ट्रोफोब्लास्ट होता है मतलब जो आउटर सेल्स रहते हैं उनसे हमारे मेम्ब्रेन्स बनते हैं। मेम्ब्रेन्स मतलब प्लेसेंटा, एमनियोटिक सैक, ये सब बनता है। तो इसीलिए वो डिवाइड हो जाता है ना। इनर सेल मास से फीटस बनता है, एंड जो बाहर वाले सेल्स होते हैं ट्रोफोब्लास्ट उससे मेम्ब्रेन्स बनती है, प्लेसेंटा, एमनियोटिक सैक, कोरिया, रेसिड्यूआ वगैरह, तो वो उससे बनता है ना। फिर वही, हाँ, तो इम्प्लांटेशन हो जाता है ना, एंड ये कोरियोनिक विलाई आते हैं। बेसिकली जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है वहीं पे कोरियोनिक विलाई निकलते हैं। कोरियोनिक विलाई जाके जो यूट्रस होता है उसको जाके वो पेनिट्रेट करते हैं, मतलब वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, एंड वो जाके प्लेसेंटा बनता है। तो वो जो कोरियोनिक विलाय अंदर जाते हैं, यूट्रस, यूट्राइन टिश्यू में जाते हैं, है ना। एंड देन एक दोनों की तरफ से मतलब फीटस एंड मैटरनल साइड की तरफ से उसमें ब्लड वेसल्स आते हैं मैटरनल साइड से, फीटस के साइड से भी, यहाँ से भी ब्लड वेसल्स निकलते हैं, एंड वो जो पूरा यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का क्या काम रहता है? प्लेसेंटा का काम रहता है कि वो बेबी को, फीटस को ऑक्सीजन दे, फीटस की बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ले, टॉक्सिन्स ले, फीटस को ग्लूकोज प्रोवाइड करे, प्रोटीन्स प्रोवाइड करे, एंटीबॉडीज प्रोवाइड करे। तो बेसिकली सारा कम्युनिकेशन जो मैटरनल एंड फीटस के सर्कुलेशंस के बीच में होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। एंड द प्लेसेंटा का एक सेकेंडरी फंक्शन भी रहता है जो हार्मोन रिलीज करता है। सो जो अ, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो शुरू में कॉर्पस लूटियम थोड़े फर्स्ट फ्यू वीक्स के लिए वो रहता है, तो उससे हॉर्मोन्स निकलते रहते हैं, बट इवेंचुअली प्लेसेंटा टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ द कॉर्पस लूटियम एंड वहां से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। सो एचसीजी निकलता है, एचपीएल निकलता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है। ये सारे हॉर्मोन्स मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को एंड बेबी के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। लेटर फेज में मतलब एंड में जाके रिलैक्सिन निकलता है। ठीक है। एंड ठीक है, ये रिलैक्सिन निकलता है लास्ट में। क्यों? क्योंकि रिलैक्सिन इवेंचुअली हेल्प्स इन पार्चुरेशन। ठीक।
ओके, फिर इन्होंने और हाँ डिटेल में दिया है वही कि इनर सेल मास विल डिफरेंशिएट, है ना, इनटू द आउटर सेल मास नोन एज द एक्टोडर्म एंड द इनर सेल मास नोन एज द एंडोडर्म। तो मैंने क्या बोला था, जो ट्रोफोब्लास्ट था वो तो बाहर की तरफ था, तो उससे तो प्लेसेंटा बन रहा है, एमनियोटिक सैक बन रहा है। जो इनर सेल मास था ना, उसमें भी डिवीजन हो रहा है। आउटर सेल इज एक्टो, इनर इज एंडो, एंड दोनों के बीच में आता है मीसोटर्म। सो जो भी टिश्यूज होते हैं फीटस में, दे ऑल अराइज फ्रॉम दीज थ्री लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोटर्म। तो अलग अलग सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम अलग, इनके अलग अलग जो लेयर्स होते हैं। इनर सेल मास और स्टेम सेल्स, हाँ स्टेम सेल्स इनर सेल मास में ही स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स का क्या यूनिक प्रॉपर्टी रहती है कि दे कैन अंडरगो डिवीजन, है ना। तो ऑब्वियसली तो जब फीटस है, अभी फीटस में ग्रोथ होएगी, ऑर्गन्स बनेंगे, बॉडी पार्ट्स बनेंगे, तो इसीलिए उसमें स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल से डिवीजन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। ठीक है, पार्चुरेशन में तो ठीक है, अब सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, एंड में जाके पार्चुरेशन होता है। सो पार्चुरेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, बट इसमें मेन हार्मोन जो होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। सो मटर्नल पिट्यूटरी, मतलब जो मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से ऑक्सीटोसिन निकलता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इट कॉजेज द यूट्राइन मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन वो ट्रिगर करता है पूरा पार्चुरेशन रिफ्लेक्स, है ना। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन और भी रिलीज करता है, और भी रिलीज होता है, एंड देन वो एक साइकिल हो जाती है। तो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, एंड देन वो और कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, फिर और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। So oxytocin is the main hormone responsible for parturition. So इसमें जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी, तो हम लोग भी ऑक्सीटोसिन ही देते हैं, ताकि अगर जैसे डिलीवरी, अगर हमें इंड्यूस करना है किसी में डिलीवरी, एंड अभी कॉन्ट्रैक्शंस आए नहीं है, या फिर अगर पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी हो गई है, मतलब कि वो बियॉन्ड जेस्टेशन, मतलब बियॉन्ड 9 मंथ्स जा चुके हैं, तो हम उनमें भी सिंथेट, मतलब हम मतलब बाहर से ऑक्सीटोसिन देते हैं, ताकि वो रिफ्लेक्स, ये पूरा जो पार्चुरेशन रिफ्लेक्स है ये इसमें ट्रिगर कर सके। तो वहां पे पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन से हो रहा है। फिर यहाँ तो अब क्या हो जाता, तो पार्चुरेशन के बाद बेबी डिलीवर हो जाता है, तो अब क्या, अब आता है मैमरी ग्लैंड्स का काम। तो उनमें लैक्टेशन, ठीक है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि वो मिल्क प्रोडक्शन एंड उसका ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, डक्ट्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है, बट एंड में जाके प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, वो जब बेबी सक करता है तभी निकलता है फीमेल में, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे ही डिलीवरी हुए, जितने जल्दी आप बेबी को मदर के पास दोगे एंड मदर उसको फीड कराएगी, उतना ही अच्छा मिल्क प्रोडक्शन रहता है, क्योंकि वो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है एकदम से। एंड फिर हम तो उसको मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज बिकॉज ऑफ मिल्क, सॉरी एक मिनट, हाँ हाँ, तो प्रोलैक्टिन से वो रिलीज होता है, ठीक है। एंड जो शुरू में जो इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन होता है, उनमें कोलेस्ट्रम निकलता है। कोलेस्ट्रम, जो इनिशियल मिल्क होता है वो, कोलेस्ट्रम में बहुत सारे एंटीबॉडीज रहते हैं, एंड उसका कॉम्पोजिशन भी थोड़ा सा अलग होता है मैच्योर मिल्क से, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए, एंड उसको कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट? मैंने शायद थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। किसी को कुछ अगर डाउट है तो आप प्लीज पूछ लो, मैंने बीच में थोड़ा सा मिक्सअप भी कर दिया था, मैं पहली बार पढ़ा रही थी। कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो मैम से।
इसके चैट बॉक्स भी होता है क्या? इसमें चैट बॉक्स में तो किसी ने कुछ नहीं दे रखा ना। नहीं। नहीं मैम, एक्चुअली किसी ने अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो मैं उनको वही बोल रही हूँ कि मतलब आप हम्म। क्वेश्चन पूछिए अगर अगर कोई पोर्शन नहीं समझ में आया है और डाउट है कुछ, तो मैम से अभी आप पूछ सकते हो। मैम वो एंटीजन कौन सा होता है, मीन्स एंटीबॉडी कौन सा होता है? कोलोस्टोम मीन्स मिल्क में। मिल्क में आईजी, एक मिनट, कोलेस्ट्रॉम में आईजीए होता है। कोलेस्ट्रॉम में आईजीए होता है, बट आईजीजी इज द ओनली एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। तो अगर मदर में आईजीजी एंटीबॉडीज होती है तो वो प्रोटेक्टिव होती है बेबी के लिए। तो वो ट्रांसफर होती है थ्रू प्लेसेंटा। एंड वो शुरू में जैसे फर्स्ट 6 मंथ्स हर डिजीज के लिए अलग रहता है, बट वो शुरू में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज होती है जो बेबी को प्रोटेक्ट करती है डिजीजेस से। जैसे अगर हम देखो कि मीजल्स होता है या रुबेला होता है, उसकी वैक्सीनेशन हम 6 महीने बाद डालते हैं, लगाते हैं बेबी को। क्यों? क्योंकि छह पहले 6 मंथ में जो मदर में आईजीजी एंटीबॉडीज थी वो प्रोटेक्ट करती है बेबी को, एंड कोलेस्ट्रॉम से आईजीए एंटीबॉडीज आती है। वो बाकी मतलब एज इन वो डिफरेंट है और ये कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं बाद में भी। अगर अब जब आप लोग रिवीजन करोगे एंड अगर लगे कि ये समझ नहीं आया, ये ज्यादा फास्ट हो गया था, तो मेरे को पूछ लेना एक बार। अ, किसी को कुछ भी डाउट पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अगर नहीं पूछना है अभी तो आप बाद में जो भी लेक्चर होंगे वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो अभी कुछ पूछना है आपको? आई थिंक मैम ये आपका फर्स्ट ही लेक्चर था, आई थिंक अभी के लिए आज के हाँ हाँ। लिए आई थिंक इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा होप करते हैं कि बच्चों की ज्यादा क्वेरीज आएंगे। हाँ सो हाँ, नो प्रॉब्लम। सो मैम अभी हम यहीं पे स्टॉप करें ठीक है, लेक्चर। हाँ। ओके। ओके। ठीक। सो थैंक यू। जय भीम सभी को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू आप सब लोगों को, और जो भी कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज आप मैसेज करिए या फिर मेल करिए। हम हाँ। मैम से आपका मतलब क्वेरी का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो हम आपको दे देंगे टाइम पे। ओके। सो थैंक यू मैम, थैंक यू नो सो प्रॉब्लम, मच। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।